नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। एक तो जिसको कहते हैं ना छपते छपते एक इम्पॉर्टेंट खबर, कल रात में हम लोगों का जो चैनल था वो हैक कर दिया गया और बमुश्किल से उसको वापस पटरी पर लाया गया है। वो मैं जिस दिन आपसे लाइव करूंगा उसके डिटेल्स बताऊंगा, कैसे हुआ, यूके से कहाँ हुआ कि फ्रांस से किसी ने कोशिश की। अल्टीमेटली वो हैक कर दिया गया था कोई, लेकिन अब वो सारी चीज़ें फिर वापस रिस्टोर हो गई हैं। सबसे पहले आप लोगों से आग्रह है कि मैं पहले भी कहा हूँ, हम लोगों को आर्थिक सहयोग चाहिए। आपका छोटा से छोटा आर्थिक सहयोग दो तरह से काम करता है। एक तो वो एक्नॉलेजमेंट होता है, हमारे लिए मोटिवेशन होता है, जो हम बात कर रहे हैं लगता है कि अपनी दिशा सही है। और दूसरा, ये इसमें कोई ऐड आता नहीं है, कहीं से कोई सपोर्ट फिनेंशियल नहीं है, तो थोड़ा चलाने में भी इसको आसानी हो जाती है हमारे चैनल को। तो आज के तीन मुख्य बातें। सबसे पहले, नारायण राणे की गिरफ्तारी से किसका फ़ायदा होगा। दूसरी बात, क्या हासिल होगा अफ़गानिस्तान पर जो ऑल पार्टी मीट हुई है। और तीसरी बात, कितना प्रभावशाली हो पाया है सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं नारायण राणे की। नारायण राणे जी अभी बहुत रहे चर्चा में। उससे पहले जुलाई में चूँकि वो केंद्र में मंत्री बनाए गए थे, तो थोड़ा नारायण राणे जी का मैं बहुत ब्रीफली बता दूं। नारायण राणे जी अगले साल 70 साल के हो जाएंगे। उन्होंने शिवसेना से अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया और 2005 में उनको शिवसेना से निष्कासित कर दिया गया। उस समय ब्रीफली वो शिवसेना के 99 में 1 फरवरी 99 से 17 अक्टूबर 99 तक महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी शिवसेना के राज में रहे थे। फिर 2005 में जब ये निष्कासित हो गए तो इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। फिर ये कांग्रेस से भी 2008 में इनको एक बार फिर कांग्रेस से सस्पेंड किया गया। इस बार क्या हुआ कि इन्होंने माफ़ी मांग ली और जो 6 साल का सस्पेंशन था वो रिवोक हो गया और ये फिर वापस मतलब पार्टी में अपनी जगह पे आ गए। 2017 में हालांकि इन्होंने कांग्रेस फिर छोड़ी और अपनी एक पार्टी बनाई, महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष। ये पार्टी चलाते रहे। 2018 में बीजेपी ने अपने टिकट पे इनको राज्यसभा की सदस्यता बना दी। 15 अक्टूबर 2019 जो पिछला इलेक्शन हो गया था, उसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी का मर्जर बीजेपी में कर लिया और अब वो मतलब बीजेपी में से सांसद तो थे, लेकिन अब वो पूर्ण रूप से बीजेपी में हैं। दो बातें हो गई हैं कि ये बीजेपी में जब ये आए हैं तो पहले बीजेपी के 2 गुट हुआ करते थे। अगर आप पुरानी बात करें तो एक गडकरी साहब, एक को महाराष्ट्र की राजनीति में एक ध्रुव गडकरी साहब थे, एक मुंडे साहब थे। फिर मुंडे साहब की डेथ हो गई। फिर वहाँ एक तेज़ी से उभर के फडणवीस गुट आ गया। अब फडणवीस जो एक अगर धुर हैं तो दूसरी धुरी पे हमारे नारायण राणे साहब हैं। इनके 2 बेटे हैं, नीलेश और नितेश। ये लोग भी जैसी पिताजी जिस तरह की भाषा बोलते हैं, जो वो करते हैं, उसी तरह की भाषा ये लोग भी बोलते हैं। एग्रेसिव माने जाते हैं। अच्छा, एक जनरल ये है कि भाई जो शिव सैनिक रहा है पुराना, वो एग्रेसिव होता है। और जैसे मैंने बताया, जुलाई में अभी सेंटर में मंत्री बना दिए गए। इनका एक अखबार भी चलता है, ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि ये लोग, अखबार भी है, मराठी न्यूज़पेपर प्रहार है। और इन्होंने अभी क्या किया, एक अभी हाल के दिनों में एक समस्या ये हुई कि 15 अगस्त को जब उद्धव ठाकरे भाषण दे रहे थे स्वतंत्रता संग्राम के समय, स्वाधीनता के दिन वाला, उस समय उन्होंने वो 75वां वो है कि 75वीं है, कुछ इस तरह का। एक्चुअली बहुत से लोगों का है ना कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, कि 75th इंडिपेंडेंस डे, मतलब 75 साल आज़ादी के हो गए कि ये 75। वो एक कन्फ्यूजन हो सकता है, जो मुझे लगता है कि बहुत से कन्फ्यूजन क्या, मतलब ये शब्दों में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब भाई 74 साल आज़ादी के हुए हैं, लेकिन 75वां वो है। तो इस बात में उन्होंने अपने साथ कोई बैठा था, उससे उन्होंने ये पूछ लिया कि शायद किसी ने उन्होंने पूछा और उसने बता दिया कि भाई ये 75वां इंडिपेंडेंस डे है, आज़ादी को 74 साल हुए हैं। अब इसको लेके राणे जी कूद पड़े मैदान में और उन्होंने मतलब जो, अच्छा ये तो उनका ट्रेट, उनका भी ट्रेट है, जिस पार्टी से आते हैं उसका भी ट्रेट है।
उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए कुछ ऐसी बातें कही जो नॉर्मली क्या, कभी भी आप उनकी पॉलिसीज़ का विरोध करिए, खूब विरोध करिए, जम के विरोध करिए, लेकिन कि अगर मैं होता वहाँ पे तो मैं एक उनको लाफा लगा देता, ये सब क्या बोल रहे हो। तो और जबकि आप कैबिनेट मिनिस्टर हो चुके हो, अब आप कोई मतलब इधर उधर के नेता नहीं हो, अब आप कैबिनेट मिनिस्टर हो। तो उन्होंने जब ये किया तो उनके ऊपर एफआईआर हुई और उनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद वो कोई, अच्छा चूंकि ये कोई ऑपोजिशन के उस तरह से तब के आए हुए तो है नहीं जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट करते रहते हैं। जब घर पे पुलिस पहुंची तो 1-1.5 घंटे का नाटक चला कि अभी नहीं है, सो रहे हैं, यह कर रहे हैं। फिर जब 1-1.5 घंटे बाद इनको किया गया तो ये खाना खाने लगे, तो ये हुआ कि नहीं, खाना खाते समय उठा के लेते गए। अच्छा, जैसा होता है सारे नेताओं का, अरे भाई ये सब बोलो मत, राजनीति में आओ मत, लेकिन आ गए हो तो अगर बोल दिए तो इनकी तुरंत तबीयत खराब हो जाती है, तो इनकी तबीयत खराब होने लगी, बीपी बढ़ने लगा, सबका बीपी बढ़ जाता है। तो खैर बीपी भी किया गया और रात में 10-10 बजे इनकी जमानत भी हो गई। तो अब एक चीज़ यह है कि अगर इन्होंने रिमार्क किया था तो लोगों का कहना नहीं बड़ी जल्दी छूट गए, हो गए, लेकिन और क्या होता भाई, इस तरह का काम किए, जमानत हो गई। जब ये सब हो गया है तब अब एक उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट उन्होंने 2018 में एक योगी जी जो इस समय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके प्रति एक उन्होंने कोई इस तरह की टिप्पणी की थी। वो कहीं शिव जी की प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण था, वो शायद जूता पहन के चले गए थे। हालांकि मैं अभी भी ये मानता हूँ कि अगर वो गलती ही से हुआ होगा, क्योंकि जिस मठ और जहाँ से आते हैं योगी जी, वो उसमें ये सब गलतियाँ नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत एक कॉमन चीज़ है। एक कॉमन ये हो गया है कि वो थोड़ा ये माना जाता है ना कि वो एक जरा राष्ट्रभक्ति से है कि दीप जलाओ, सरस्वती वंदना हो, दीप जलाना, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो उसमें ये होता है। और अब तो कुछ जगह थोड़ा हो गया है देखा देखी, लेकिन ज़्यादातर जगह दीप जब जलाया जाता है या तो उस समय सब लोग जूता पहन के उस दीप को जलाते हैं, नहीं पता है। तो इनका कहना ये था कि उद्धव ठाकरे का कि वो जो शिव प्रतिमा थी और उस पर उन्होंने कुछ इसी तरह की टिप्पणी, जैसी उद्धव ठाकरे ऐसा कहा जाता है, इन्होंने भी की थी। अब उस पर एक एफआईआर करके उसको फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है कि अगर एक गलती आज हुई है तो क्या ये गलती जस्टिफाई हो सकती है क्योंकि किसी और ने 2 साल पहले ये गलती की थी, या 4 साल पहले की थी, या 70 साल पहले नेहरू ने की थी, या 100 साल पहले गांधी ने की थी। मतलब गलती आज हुई है तो उस गलती पे बात करें। मैं इस पे इसलिए 1 मिनट और लूँगा। बहुत से लोग आते हैं, आप उस पर नहीं बोले। अरे भाई, मैं जिस पे बोला हूँ उस पर अगर कुछ गलत बोला हूँ तो आप उस पर टिप्पणी करिए। आप उस पर, भाई मैं हफ्ते में 3-4 दिन बात करता हूँ, लेकिन हफ्ते में कम से कम 40-50 बातें और होती हैं। तो मैं तो उन 3-4 बातों पर ही अपनी कर रहा हूँ। उस पर अगर कुछ हो तो बताइए आपकी इसमें क्या सही, क्या गलत, क्या अच्छा, क्या बुरा। लेकिन आप उस पर नहीं बोलते हैं, आप नेहरू पे नहीं बोलते। अरे भाई, मैं नेहरू पे क्या बोलूँ, ठीक। अब एक चीज़ और है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, वो असल में जब लोगों ने कहा कि भाई ये तो नारायण राणे ने क्या बोले, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस तरह की भाषा करते हैं, दीदी ओ दीदी और जर्सी गाय और क्या क्या महिलाओं के प्रति भी कहते हैं। तो लोगों ने कहा नहीं, वो उतनी खराब भाषा नहीं बोलते हैं। तो अब उतनी खराब और इतनी खराब, दूध में पानी कितना मिला हुआ है, वो मतलब वो प्योर दूध है कि उसमें पानी मिला हुआ है, ये तो अब एक अपनी ही बात होगी। क्योंकि एक दिक्कत क्या है कि इस रिजीम में अगर कोई इस तरह की बात या भाषा बोलता है तो उसको रिवॉर्ड मिलते हुए देखा गया है। अनुराग ठाकुर ने जो किया, आपको याद है दिल्ली इलेक्शंस पे, मैंने कल भी उस पर एक एपिसोड किया है। मतलब अनुराग ठाकुर को ये नहीं था कि उन्होंने एक बार बोल दिया और बाद में उन्होंने ये डिफेंस दिया कि मैं तो सिर्फ ये बोल रहा था कि देश के गद्दारों को, बाकी वो लोग अपना कुछ कर रहे थे। मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट तब भी दे देता कि अगर वो एक बार नारा लगाते देश के गद्दारों को, और अगर से जो उस तरह का जवाब आता, वो उसको, अगर आपको याद हो, जैसे वो बॉक्सिंग वाले या कुश्ती वाले या कुछ ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं कि मतलब हल्ला मचाओ, तो वो पब्लिक को कह रहे थे ऐसे ऐसे करके, फिर बोल रहे थे देश के गद्दारों को, फिर ऐसे ऐसे। तो कहीं से अनुराग ठाकुर बाय हिज मैनरिज्म, बाय हिज एक्शन, कहीं से वो ये नहीं थे वो, लेकिन उनको क्या किया गया, वो राज्य मंत्री थे, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तो अगर इस तरह का कोई सिस्टम है जहाँ पे आपको इसका रिवॉर्ड मिलता है,
तो वही राणे जी ने किया है। लेकिन इससे फ़ायदा किसका होगा ये ज़रा मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो भी हो, इससे फ़ायदा ज़्यादा उद्धव ठाकरे का होगा, क्योंकि और इसका नुकसान अगर किसी का होगा तो वो देवेंद्र फडणवीस का होगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने अपने को अजीब सी स्थिति में कर लिया। मैं नारायण राणे के इस बयान से अपने को अलग करता हूं, लेकिन पार्टी पूरी तरह उनके पीछे खड़ी है। इसका क्या मतलब है? मतलब कोई अगर गलत काम करे तो मैं उस गलत काम से, लेकिन हूं उनके साथ। तो ये कुछ अटपटा सा उनका बयान है। लेकिन जिसको इस तरह की पॉलिटिक्स अच्छी लगती है, और अगर जो भी अच्छी लगती है, उसके लिए नारायण राणे ज़्यादा बड़े हीरो बन के उभरेंगे बनस्पत फडणवीस के विद इन दी बीजेपी पॉलिटिक्स। अब जरा हम लोग बात कर लें, ऑल पार्टी मीट भी कल हुई। हम लोगों ने भी 4-6 दिन पहले कहा था, और मैंने ये बार बार कहा था कि भाई अफगानिस्तान के इशू पे कम से कम एक ऑल पार्टी मीटिंग कर लीजिए, सबको बुला लीजिए, सबसे बात कर लीजिए। कल वो मीटिंग हुई, जयशंकर जी उसमें थे, पीयूष गोयल थे, प्रहलाद जोशी जी थे, खड़गे साहब थे, अधीर रंजन चौधरी जी थे, शरद पवार साहब थे, देवेगौड़ा साहब थे, सब लोग थे। और अभी तक मैं वैसे अफगानिस्तान की बात कह लूँ, अफगानिस्तान में सूत्र कह रहे हैं कि 2 चीज़ें हैं। 31 अगस्त तक अमेरिका पूरी तरह से कहा है कि हम विड्रॉ कर लेंगे, तो एक तरह से 31 अगस्त एक डी डे हो गया है कि उससे पहले सबको निकालना है। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तक करीब 82,000 लोगों को वहाँ से निकाला जा चुका है, पूरे देश के अलग अलग जगहों से। जो कल की जो मीटिंग हुई, उसमें करीब 31 पार्टियों ने भाग लिया, और मुख्य रूप से यही बताया गया कि कैसे इवैक्यूएट कर रहे हैं, कितने जहाज़ जा रहे हैं, 3 जहाज़ जा रहे हैं, उस दिन 2 जहाज़ गए थे, इत्यादि इत्यादि। ये भी बताया गया कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से बात की, फिर उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से बात की, इत्यादि इत्यादि। और ये भी बताया गया कि अब आगे भी वो इस तरह की बात करते रहेंगे। जयशंकर साहब ने एक ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से हमारी पुरानी दोस्ती है, हमारे 500 प्रोजेक्ट्स वहाँ चल रहे हैं, ये सब भी उस बातचीत का वो था। खड़गे साहब ने जब बाहर निकले तो उन्होंने एक चीज़ कही है, उन्होंने कहा कि भाई मैंने वहाँ इन लोगों से कहा कि जो एक महिला अफ़गान राजनयिक थी जिसको डिपोर्ट किया गया था, मैंने वो बात उठाई, उसमें विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि वो गलती हुई थी और आगे ऐसी गलती नहीं होगी। अभी क्या है कि ये भी बताया गया कि तालिबान ने अमेरिका को भी ये प्रॉमिस किया था, और दोहा डिक्लेरेशन में भी ये प्रॉमिस था कि वो इस तरह से सेफ पैसेज देंगे, इन लोगों नहीं करेंगे, लेकिन वो उस प्रॉमिस पे खरा नहीं उतर रहा है। कुछ चीज़ें की बात नहीं की गई। एक बात ये नहीं की गई कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब स्टेटमेंट शुरू में वक्तव्य दिया था तो कहा था कि अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिखों की हितों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने इंडियंस नहीं बोला था। तो मेरे ख्याल में ये भी एक बात थी, जो अगर ऑल पार्टी मीटिंग में कोई कहता है कि भाई ये इंडियंस और इसमें फ़र्क क्या है, ये ज़रा सबको पता लग जाता। दूसरी बात वहाँ बिल्कुल इस पे नहीं हुई कि दूतावास क्यों बंद कर दिया गया, क्योंकि दूतावास बंद करना कितना ठीक था ये आज समझ में आ रहा है। आज आपके पास लोकल लेवल पे कोई बातचीत करने को ही नहीं है। तो अगर 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 शिप का कैप्टन इज़ द लास्ट मैन टू डेजर्ट द शिप, अगर शिप कोई डूब रही होती है तो वो आखिरी व्यक्ति होता है जो वहाँ से निकलता है। अगर कोई लड़ाई चल रही होती है तो जो अफसर होता है, जो लीड कर रहा होता है, वो आखिरी आदमी होता है उस वक्त। तो हमारे ये जो राजनयिक लोग थे, हमारे जो पूरा स्टाफ था जो इतने साल से, वो सबसे पहले छोड़ के क्यों आ गया। और ख़ास करके ये भी देख लीजिए कि पिछले 10 साल में अफ़गानिस्तान में हमारे किसी भी डिप्लोमेट के साथ इस तरह की कोई ऐसी हरकत नहीं हुई है। तो वहाँ आप सेफ थे नहीं थे वो ठीक है, बाकी दूतावास भी तो चल ही रहे हैं, तो आपने वहाँ से विड्रॉ करके एक तरह से अपने को अलग थलग कर लिया है। सबसे अजीब सा बयान तो हमारे विपिन रावत जी का था, जो सीरियस हैं इस समय। अब वो इसलिए अजीबोगरीब का था, उन्होंने कल कहा तालिबान को वार्निंग दी है कि जैसे टेररिस्ट के साथ किया जाता है वैसा ही व्यवहार हम आपके साथ कर देंगे, आपके साथ वैसा ही व्यवहार होगा। पहली बात ये, विपिन रावत जी आप सीरियस हैं, आपको इससे क्या मतलब है? आपको जब देश का नेतृत्व बताएगा कि भाई अब वहाँ फौज भेजिए और गोली चलाइए या कुछ करिए, तब आप करेंगे। आज आप राजनयिक डिप्लोमेट वाला काम आप क्यों कर रहे हैं? वाई यू आर इशूइंग ऑल दीज स्टेटमेंट्स? क्योंकि खुदा न खास्ता वो अच्छा मतलब वो पार्ट 1 तालिबान, गुड तालिबान, बैड तालिबान, अगली तालिबान, वॉट एवर तालिबान से अगर आपको बात करनी तो आप ये सब कह के आप
मुश्किल पैदा कर रहे हैं देश के उन डिप्लोमेट्स के लिए जिनको वहां कल के दिन तालिबान से टेबल पर बैठ के बात करनी होगी। तो एक तो मेरे ख्याल में ये सब स्टेटमेंट थोड़ा, जब ऑल पार्टी मीट को बुलाने का फायदा क्या है? फायदा यही हुआ है कि सब लोग भाई एक स्वर में बोलेंगे, कोई इधर, आप एक अपना अलग राग छेड़े हुए हैं। अच्छा, हो सकता है राग छेड़ने का मुख्य कारण इलेक्शन हो, कोई नेता करे तो समझ में आता है भाई उसके वोट बढ़ेंगे। आप क्यों ये नेतागिरी का काम कर रहे हैं? ये आपका काम नहीं है, आप फौज के लोग हैं भाई। इस इलेक्शन मोड से जितनी जल्दी आप निकल जाएंगे उतना अच्छा होगा। अब तीसरी बात कर लेते हैं कोर्ट की। कोर्ट की बात सबसे पहले ये है कि कल ये खबर आ गई है आज कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 9 जजेस का कॉलेजियम से अप्रूव करके 9 सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए नाम रिकमेंड किए, तो उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से क्लियरेंस हो गया है, वो प्रेसिडेंट के यहाँ गया है। उसको वारंट बोलते हैं, अपॉइंटमेंट्स को वारंट बोलते हैं। वो वारंट शायद आजकल में इशू हो जाएगा, तो ये अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 वैकेंसीज हैं। ये 9 लोग जब आ जाएंगे तो 33 लोग हो जाएंगे, एक फिर भी बचा रहेगा। मुझे एक मालूम नहीं क्यों, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है। अच्छा हाँ, बीच में एक खबर और बता दूं, सरकार ने चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना से कहा था कि इसको रिकंसिडर करिए। नामों में कुछ नाम पे उनको एतराज़ था, बट ऐसा रिपोर्ट्स कह रही हैं कि एनवी रमन्ना रिफ्यूज और वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। मुझे कहीं से एक ऐसा लगता है कि जिस दिन ये जब भेजा उन्होंने, उस दिन भी 10वीं वो वैकेंसी उस दिन शाम तक खाली हो गई थी, तो 10 वैकेंसी थी, भेजी गई हैं 9 अप्रूव होके आ गई। मुझे कहीं से ये लगता है कि अच्छा, कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया। मैंने कुछ हाई कोर्ट के जजेस जो पुराने थे, जो पास्ट थे, उनसे भी बात की। उन लोगों का कहना है कि जो अभी तक एनवी रमन्ना साहब की एक रेपुटेशन थी कि बिल्कुल टफ हो रहे हैं देश के लिए, उनका जब उन्होंने जस्टिस कुरैशी का नाम नहीं लिखा तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुई है वो पोजीशन। तो ऐसा लगता है, मेरा एक हंच ये है कि वो 9 को क्लियर करा लिया, 9 लोग ओथ ले लेंगे, तो जो एक वैकेंसी होगी, मुझे अभी भी लगता है कि शायद रमन्ना साहब उस एक वैकेंसी के लिए सिंगल नाम कॉलेजियम फिर जस्टिस कुरैशी का कर दे, क्योंकि उसमें अगर डाल देते तो सारे नाम रुक जाते तो दिक्कत होती। तो अगर वैसे देखिए तो 9 क्लियर हो गए, 9 लोगों को आपने कर लिया। अब एक पे आप, जो असली बात है जिसकी वजह से थोड़ी इनकी उसमें ये माना जा रहा है कि भाई नहीं उनका भी करना चाहिए था। ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द सीनियर मोस्ट जज ऑफ इन इंडिया। उसमें अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दें भाई, वो कई फर्स्ट हुए हैं। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने 9 नाम एक साथ भेजे और 9 नाम एक साथ क्लियर कर दिए गए। पहली बार 3 महिलाओं का सुप्रीम कोर्ट के लिए है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इवेंट बनाया जाता कुछ होल्ड, लेकिन शायद कोर्ट या उस पर नहीं हो सकता है, तो इसलिए नहीं है। नहीं तो मन तो बहुत से लोगों का कर रहा होगा कि भाई धन्यवाद, पहली बार, फर्स्ट टाइम ये सब कुछ करने का, लेकिन शायद कोर्ट में इसकी इजाज़त नहीं देता है। एक जल्दी से मैं एक और अपडेट दे दूं। कल सुप्रीम कोर्ट में बंगाल के जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने बताया है कि एज़ पर देयर वो जो पेगासस के लिए 26 जुलाई को एक कमीशन नियुक्त किया था ममता बनर्जी ने, बंगाल सरकार ने, उसको इन अबेंस अभी रखा गया। उसको 6 महीने के अंदर अभी इतनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर ऑलरेडी कार्रवाई शुरू कर दिया है और सरकार से अभी कुछ पूछ रहा है और उस पर कुछ डायरेक्शन दे रहा है, इसलिए उसको वो जांच अभी इन अबेंस है। एक जल्दी से मैं एक और बात बता दूं, कल एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट में और हुई जो जनरली मुख्य पेजों पे नहीं आई है। जो सुप्रीम कोर्ट ने एक एमिकस क्यूरी जो अपॉइंट किए थे विजय हंसारिया जी को, उन्होंने कल अपनी रिपोर्ट पेश की। उन्होंने उसमें बताया कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे, जिसमें करीब 50 लोग मरे थे, 50,000 लोग अपने घर से डिस्प्लेस हुए थे, उसमें 510 FIR हुई थी 6,869 लोगों के अगेंस्ट, 510 FIRs अगेंस्ट 6,869 पीपल। ये 5 जिलों में थे, मेरठ कमिश्नरी के 5 जिलों में ये सारी FIR थी। इस 510 FIR में 175 FIR में चार्जेस ऑलरेडी फाइल हो गए, चार्जशीट फाइल हो गई है। 165 केसेस में फाइनल रिपोर्ट लग गई है, 170 एक्सपंज हो गए हैं और 77 केसेस विड्रॉ हो गए हैं अंडर सेक्शन 321 ऑफ CRP। ये 77 केसेस वही हैं जिसमें पॉलिटिशियंस और उनके असिस्टेंट का नाम है और कोई कारण नहीं बताया गया है कि ये क्यों विड्रॉ किया जा रहा है। एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कल और क्लियर किया
कि ये जो हमने कहा है कि हाई कोर्ट में आए, कोई ब्लैंकेट बैन नहीं है। आप हाई कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में उसको एग्जामिन करेगा, और अगर हाई कोर्ट को लगता है कि इस तरह के केस विड्रॉ हो सकता है तो हाई कोर्ट उसकी अप्रूवल, उसकी परमिशन दे देगा। ईडी ने भी इसी केस में, ईडी जो है उसने भी अपनी लिस्ट दी। उसने बताया कि 51 MP, 51 MP जो हैं उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस चल रहे हैं, कुल 485 करोड़। मुझे सुन के थोड़ा दुख हुआ, 51 MP, 485 करोड़ बस, मतलब ये तो शर्म की बात है, बहुत कम पैसा। और ये सारे केसेस ईडी ने बताया 2 से 10 साल के बीच के हैं, मतलब मिनिमम 2 साल, 10 साल पुराने केसेस भी हैं। सीबीआई ने भी कुछ एक अपना हलफनामा दिया। सीबीआई ने बताया कि 151 क्रिमिनल केसेस इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों के अगेंस्ट, उसमें से 58 केसेस ऐसे हैं जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट, पूरे आजीवन कारावास भी हो सकता है, मतलब गंभीर आरोप हैं। और इसमें सबसे पुराना केस 2012 का है। और इस 151 केसेस में 45 केस में अभी तक चार्जेस भी फ्रेम नहीं हुए हैं। और इसी में एक जस्टिस चंद्रचूड़ का ऑब्जर्वेशन था, जो इस बेंच में बैठे थे, एनवी रमन्ना साहब की चीफ जस्टिस वाली बेंच में। जस्टिस चंद्रचूड़ का ऑब्जर्वेशन ये था कि ये सारा कुछ ये है कि आप ट्रायल कोर्ट से आइए, लेकिन जब हाई कोर्ट में आ रहे हैं तो इसको कोई आउट ऑफ टर्न नहीं सुना जाएगा। ये नहीं सुना जाएगा कि इसको जल्दी, तो इसको नॉर्मल जैसे हाई कोर्ट के बाकी केसेस चल रहे हैं वैसे ये केसेस चलेंगे। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा एक्टिव रहेगा, थोड़ा डायरेक्शन देगा, और थोड़ा इस पे भी देखेगा कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि केवल डायरेक्शन और ऑब्जर्वेशन और डिसीजन हो जा रहा है, ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।